नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की एक नई सीरीज। आपको प्रत्येक दिन 10 प्रश्न ऐसे मिलेंगे बाल विकास से जो कि सीधे सीधे परीक्षा में आपको नंबर दिला सकते हैं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमें नंबर दिलाएंगे, तो स्टार्ट कर देते हैं इस प्यारे से सीरीज को। और सीरीज का ये पहला लेक्चर है। टॉप 10 प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूं और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है, देखिए विस्तार सहित मैं आपको चीजों को समझाऊंगा, तो वीडियो को देखना पूरा और हो सके तो क्वेश्चंस को नोट करना। बच्चा अपनी शिक्षा और व्यवहार से प्रभावित करता है। बच्चा अपनी शिक्षा और व्यवहार से किसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है परिवार को, विद्यालय को, समाज को, या फिर समाज और विद्यालय दोनों को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे प्रभावित करता है? क्या परिवार को प्रभावित करेगा शिक्षा और व्यवहार से, समाज को अकेले करेगा, विद्यालय को करेगा, या फिर समाज और विद्यालय दोनों को करेगा? बिल्कुल सही। अगर आपके दिमाग में भी ऑप्शन नंबर डी है तो आप एकदम करेक्ट हो। समाज और विद्यालय, बच्चा दोनों को प्रभावित करता है। समाज क्या होता है सर? तो समाज क्या होता है, ध्यान से समझिए। मैं आपको समाज के बारे में बता देता हूं। देखिए समाज क्या है, जहां पे एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो, है ना, एक से अधिक व्यक्तियों का विशाल समूह। लिख भी देता हूं, एक से अधिक अधिक व्यक्तियों का विशाल समूह, विशाल समूह, जहां पर क्या होता है, मानवीय मानवीय क्रियाकलाप जहां लोग करते हैं, मानवीय क्रियाकलाप किया जाए, मानवीय क्रियाकलाप किया जाए। अब मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? जैसे आचरण की बात की जाए, शिष्टाचार की बात की जाए, है ना, आचरण शिष्टाचार की बात की जाए, या फिर बात की जाए, सामाजिक सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए, या फिर सामाजिक नियम की बात की जाए। इन सभी का पालन अनुसरण वहां के समुदाय के लोग करते हो, पर्टिकुलर उस रीजन को समाज बोला जाएगा। ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, समाज और विद्यालय दोनों को प्रभावित करता है। कैसे करता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये कोई बालक है, ए नाम का, ये कोई बालक है। अब इस बालक से किसी ने पानी मंगाया, आपने बोला भैया यहाँ आओ, जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। अब भैया आया, भैया दौड़ते दौड़ते गया कि भैया ने मेरे पानी मंगाया है, अंकल ने मेरे पानी मंगाया। तो बच्चा दौड़ता हुआ गया, ग्लास में पानी ला करके आपको दिया। अब आपने पानी पिया और फिर देख रहे हैं थोड़ी देर बाद बच्चा पढ़ने भी बैठ गया। आप कह रहे हो यार कमाल का बच्चा है, पानी भी मंगाने पे ला रहा है, काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, इसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। आप उससे इंप्रेस हो जाते हो, आप उससे प्रभावित हो जाते हो। तो साथ ही साथ आप भी समाज का एक हिस्सा हो, और समाज और विद्यालय बच्चा दोनों को प्रभावित करता है। तो समाज, आप समाज हो गए, और विद्यालय में शिक्षा से रिलेटेड चीजें स्कूल में जाकर के बच्चा सीख लेता है, और वहां पे टीचर्स के ऊपर अपना एक अमिट छाप छोड़ता है, यहां से वो भी प्रभावित हो जाते हैं। देख रहे हैं बच्चे कितने चालाक हो गए हैं। चालाक क्या, बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ध्यान से समझिए, यहां पे मैं राइट भी करता हूं, नेशनल नेशनल काउंसिल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तो हिंदी में भी मीनिंग जानिए। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद। ये क्या होता है? ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का, नेशनल
काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, रिसर्च ये नहीं रहेगा यहाँ पे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर इसके हैं मिस्टर दिनेश प्रसाद। ठीक है, मिस्टर दिनेश प्रसाद क्या है, यहां के डायरेक्टर हैं। ठीक है, सकलानी, सकलानी भी कर दीजिए पूरा नाम, मिस्टर दिनेश प्रसाद सकलानी यहां के क्या हैं, डायरेक्टर हैं। और 1 सितंबर 1961 को इसका स्थापना हुआ है ना, एनसीईआरटी का स्थापना हुआ। एनसीईआरटी का मुख्य काम क्या है, तो एनसीईआरटी क्या करती है, स्कूलों पर क्या करती है, उनमें जो उनकी नीतियां होती हैं उन पर ये काम करती है। ठीक है, स्कूलों की नीतियों पर काम करती है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना, है ना, शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका उद्देश्य है। शिक्षा में क्या लाना, गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका उद्देश्य है, गुणवत्ता लाना, ये क्या है, इसका एम है, उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना इसका उद्देश्य हो गया। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे ये बात करते हैं, देश की बात कर लेते हैं ना, प्रदेश की बात ना करके यहां पे बात करते हैं देश की। देश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, तो देश में साक्षरता का प्रतिशत था 18%। कितना था, 18%, 18%, यहां पे 18 कर लीजिए। तो 18% कब था, स्वतंत्रता के समय, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, 18%। प्रदेश नहीं, देश की बात करते हैं, 18%। तो प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया, तो प्रेजेंट टाइम में 74.04% 2011 के अकॉर्डिंग है। 2011 के अनुसार 74.04 किसमें है, तो देश में, किसमें है, देश में साक्षरता का प्रतिशत। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। ठीक है, 2011 के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो ये है 67.72%। 67.72% क्या है, ये उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है, साक्षरता परसेंटेज है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एससीईआरटी यूपी की स्थापना कब हुई। एससीईआरटी यूपी की स्थापना कब होती है, तो एससीईआरटी जिस तरीके से एनसीईआरटी वर्क करता है राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय चीजें होती है, ऐसे ही राज्यों के लिए बनाया गया है एससीईआरटी, अलग अलग राज्य के लिए। तो यूपी के लिए क्या हो जाएगा, एससीईआरटी क्या है फुल फॉर्म, बस यहां पे नेशनल के प्लेस पे स्टेट हो जाएगा, स्टेट काउंसिल, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद, ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। तो एससीईआरटी का जो गठन है यूपी में कब हुआ था, 1981 को, ये सही आंसर है। 1981 सही आंसर है। 1981 में क्या हुआ था, एससीईआरटी का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश, राज्य शिक्षा संस्थान, ठीक है, तो राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश ये कहां पे है उत्तर प्रदेश में, तो प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज में है। ठीक है, तो स्थापना कब हुआ था, 1 फरवरी
1964 को, 1 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई। 1 फरवरी 1964 को किसकी स्थापना होती है? राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश का। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इंग्लिश में ये बोला जाता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये किस रूप में काम करती है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में काम करती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में ये काम करती है। शिक्षा विभाग के रूप में क्या करती है? ये काम करती है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है भैया यहाँ पे कि ये क्या करेगा? उपयोगी और महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण शैक्षिक साहित्यों का, शैक्षिक साहित्यों का क्या करेगा? शैक्षिक साहित्यों का सृजन करती है, साथ ही साथ उनका प्रकाशन भी करती है। ठीक है, प्रकाशन करना ये इसका उद्देश्य है। राज्य शैक्षिक संस्थान उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में कहां पे है? प्रयागराज में, एलनगंज में है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मेधावी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेधावी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पुरस्कार देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, छात्रवृत्ति देना चाहिए, या फिर प्रोत्साहन एवं पुरस्कार दोनों देना चाहिए। देखिए क्या होता है आज के टाइम पे, आज के टाइम में स्कूल में क्या होगा? स्कूल में क्या होता है? कोई भी टीचर होंगे, टीचर काम क्या करते हैं? किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये क्या है, ये किसका चित्र है? तो बच्चे ने बोला आम का। तो टीचर बोले बैठ जाओ। टीचर का क्या गुणधर्म होना चाहिए? टीचर को ऐसे नहीं बैठ जाओ, ये तो ठीक है, बैठ जाओ बोलना है, ठीक है, सिट डाउन। सिट डाउन बोलने के बाद टीचर क्या बोलेगा? अगर बच्चे का आंसर सही है तो बच्चे के मनोबल को बढ़ाने के लिए वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए, ये वर्ड टीचर को इस्तेमाल करना चाहिए। एक बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और प्रोत्साहन के साथ साथ हो सके तो उसको पुरस्कार भी देना चाहिए। और पुरस्कार ऐसे होने चाहिए जो कि शिक्षा से संबंधित हो। ऐसे कोई भी पुरस्कार उसको बच्चे को ना दिया जाए, ठीक है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड ना हो। तो आई होप ये चीज क्लियर हो पा रहे होगे, आप लोग क्लियर कर पा रहे होगे। प्रोत्साहन और पुरस्कार दोनों चीजें जरूरी होती हैं मेधावी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षा अधिगम कार्यक्रम संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? यूपीएफ, यूनिसेफ, यूनेस्को, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो रुचिपूर्ण शिक्षा अधिगम कार्यक्रम संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है उसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ को कब गठित किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान से समझिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी इमरजेंसी फंड, ये किसका फुल फॉर्म है? तो ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। यूनिसेफ एकदम सही जवाब है। यूनिसेफ क्या करती है? तो वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ये संस्था होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बालकों का मन पढ़ने से हट जाता है। कैसे हट जाता है बालकों का मन पढ़ने से? खेल खेलने पर बच्चों का मन पढ़ने से हटता है,
टीवी देखने पर हट जाता है, अनुत्तीर्ण होने पर हो जाता है, या फिर दंड और दमनपूर्ण शिक्षण विधि द्वारा। तो बालकों का मन पढ़ने से कब हट जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जब उनको पनिशमेंट किया जाएगा और उन्हें जबरदस्ती डरा करके दमनपूर्ण शिक्षण विधि कराई जाएगी। बच्चों को बहुत ही प्यार के साथ ट्रीट करना पड़ता है। अगर बच्चे को कोई भी चीज नहीं आती है, उसके साथ बड़ा ही म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपको। आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप उनकी कठिनाइयों को समझें और आप भी क्या करें, उस कठिनाइयों को समझ करके उनका अनुसरण कीजिए और धीरे धीरे उनको उनके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दंड और दमनपूर्ण शिक्षण विधि बिल्कुल भी एक स्कूल में, एक कक्षा में, एक शिक्षक और छात्र के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बालकों का मन पढ़ने से इसीलिए हट जाता है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा एकदम जी भर के खेलता है और वापस से पढ़ने के लिए आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शिक्षक को पाठ योजना बनानी पड़ती है। पाठ योजना, लेसन प्लान टीचर को कब बनाना पड़ता है? पाठ को पढ़ाते समय क्या टीचर को पाठ योजना बनानी चाहिए, या पाठ को पढ़ाने से पहले, पाठ को पढ़ाने के बाद, या फिर बिना पढ़े उसको लेसन प्लान बनाना चाहिए? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो सही आंसर क्या है? पढ़ाने के पहले, है ना, पढ़ाने के पहले। तो पूर्व में क्या करना चाहिए? उसको पाठ योजना बनानी चाहिए, पाठ योजना बनानी चाहिए। तो पाठ योजना के थ्रू ही जो कक्षाएं होती हैं वो सुचारू रूप से चल पाती हैं बिना किसी समय को नष्ट किए हुए। तो लेसन प्लान बनाने से क्या होता है, जैसे आपने लेसन प्लान बना लिया, आपको पता है 30-35 मिनट में आप क्या क्या चीजें करेंगे, कितने बच्चों से आपको कौन कौन सा प्रश्न पूछना है, तो इत्यादि चीजों की जानकारी आप मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो सही तरीका होता है वो लेसन प्लान के थ्रू ही बन पाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। शिक्षक को धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को देना चाहिए। जो बच्चा धीमी गति से सीखता है, बहुत धीरे, लर्निंग प्रोसेस काफी स्लो होती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? कम समय व कम कक्षा कार्य देना चाहिए, अधिक से अधिक गृह कार्य देना चाहिए, बच्चों पर अधिक समय देना चाहिए, या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? जो बच्चा धीरे सीखता है उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनके साथ? तो उनको अधिक से अधिक समय दिया जाना चाहिए। जिस बच्चे का लर्निंग प्रोसेस काफी स्लो होता है उनको क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक समय देना चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे आप उनकी समस्याओं को समझ सकें और समस्याओं का निवारण आप आसानी के साथ कर सकें। तो ये 10 प्रश्न आपके लिए आज के सीरीज में था। ठीक है, ऐसे ही आपको लगातार 10-10 प्रश्न मिलते जाएंगे और ये है HW। इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है? शिक्षण अधिगम तब बनता है, जो शिक्षण होता है वो अधिगम कब बनता है? अधिगम तब बनता है जब बालक कुछ नया करता है, शिक्षक कुछ नया करता है, मित्र कुछ नया करता है, या फिर समाज कुछ नया करता है। इसके आंसर को आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, सीरीज को कब तक चलानी चाहिए, इसके बारे में आप कुछ राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।